अब प्रश्न संख्या 301 से 400 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, 301 छायावादी हमारी श्रृंखला चल रही है, छायावादी काव्य से लगभग 500 प्रश्न ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला है ये। तो 301 में देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्याणी। जो कल्याणी पत्रिका है, कल्याणी से ही आप समझ जाइए कि कल्याण करने वाली, तो धार्मिक विषयों की बात आ जाए तो कल्याणी पत्रिका है। कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्रा है? कल्याणी अब एक जयशंकर प्रसाद की नाटक की पात्रा भी है, तो वो बताना है आपको कौन सी है। तो चंद्रगुप्त नाटक की एक पात्रा है कल्याणी, जिसका नाम है। तो कल्याणी एक पत्रिका भी है और कल्याणी चंद्रगुप्त नाटक की एक पात्रा भी है। फिर कहते हैं निम्नलिखित उपन्यासों के लिए उपयुक्त उपन्यासकार पर चिन्ह लगाना है। तो सेवा सदन आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की है। निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद की है। तितली उपन्यास किसकी है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपत्र जैसी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। त्यागपत्र भी जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। अंतिम आकांक्षा किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अंतिम आकांक्षा उपन्यास किसकी है? अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे, भ्राता थे, सियाराम शरण गुप्त की है अंतिम आकांक्षा। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त। कुंडली चक्र नाम से उपन्यास लिखने वाले कौन थे? कुंडली चक्र, तो ये आपके वृंदावन लाल वर्मा जिन्होंने लिखा था कुंडली चक्र। कुंडली चक्र वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास है। निरुपमा प्रभावती, ये निराला की उपन्यास है। निरुपमा किसकी है? निराला की उपन्यास है। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, विराट की पद्मिनी भी वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास है। अप्सरा, अप्सरा किसकी है? तो अप्सरा आप टिक करेंगे निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पत्रिका जिसका नाम अप्सरा है। और राम रहीम नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, या राम रहीम नाम की रचना किसकी है? तो ये राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ठीक है, कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह। और 314 का दो आंसर है, दो, यानी कि राम रहीम जो है वो भी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। कानों में कंगना कहानी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है राधिका रमण प्रसाद सिंह की। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ठीक है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये परख आप लगा दीजिए। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, ऐसे उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के हैं। फिर देखिएगा 316वां प्रश्न कहते हैं कि निम्न में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है? ठीक है, छायावाद युग का उपन्यास जो है वो कौन सा है जो जैनेन्द्र का नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये आपका जो सुखदा है ये छायावाद युग का नहीं है। परख, सुनीता और त्यागपत्र ये छायावाद के हैं। परख, पसुत्या, पसुत्या ऐसे याद कर लो, पसुत्या। ठीक है, परख, सुनीता और त्यागपत्र, तो पसुत्या ये क्या है? छायावाद के हैं। इसके बाद के जो हैं वो छायावाद के नहीं हैं। निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा एक बहुत बड़े उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं, बहुत बड़े उपन्यासकारों में अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास यहाँ पर पूछा गया है। तो वृंदावन लाल वर्मा का जो सामाजिक उपन्यास है वो प्रत्यागत है। प्रत्यागत का अर्थ होता है लौटकर वापस आया हुआ। शैतानी, शैतानी की आंखें या शैतान की आंखें, शैतानी की आंखें, कभी कभी शैतान की आंखें भी लिखा मिल सकता है। तो शैतानी की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? ठीक है, शैतान की आंखें किसका अनुदित उपन्यास है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का है। और फिर 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते सबही नचावत राम गोसाई, ऐसे उपन्यास लिखने वाले 3 वर्ष उपन्यास लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। ठीक है, फिर देखिएगा गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की है। कृषक जीवन की महागाथा है। और फिर इसमें एक पात्र है गोबर। गोबर, झुनिया, धनिया,
होरी, राय साहब, मेहता साहब, तमाम पात्र इसमें हैं। तो गोदान का जो गोबर है, गोबर नाम का जो लड़का है, वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, नई रूढ़ विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, समाज सेवा करने वाले वर्ग का। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बहुत अच्छा आंसर इसका है नई रूढ़ी विरोधी पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है गोबर। गोबर को वहाँ का रीति रिवाज मामला समझ में नहीं आता है, वो जाके लखनऊ शहर में बस जाता है। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास कौन सा है? प्रसिद्ध है और अंतिम भी है। वैसे तो मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया था वो है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर है नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कायाकल्प। नहीं सॉरी, यहाँ पे गोदान है, ठीक है, गोदान। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास, सबसे प्रसिद्ध भी है और लास्ट का है, ठीक है। गोदान सबसे लास्ट का है। से प्रे रंका निगक गोमन, प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, हाँ रंगभूमि, से प्रे, ऐसे इसका ट्रिक है, देखिएगा। से प्रे पहले लगाओ, से प्रे रंका निगक गोमम, यानी प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण था, तो गोदान लास्ट जो है प्रसिद्ध है, गोदान, ठीक है। तो गोदान याद रखिएगा। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। और होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो होरी जो है वो गोदान का पात्र है। होरी कहाँ का है? गोदान का पात्र है। और फिर है आपका गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? गोदान का कौन सा पात्र है जो प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? इसका सही जवाब प्रोफेसर मेहता हो जाएगा। मेहता प्रगतिशील, प्रोफेसर हैं तो प्रगतिशील हैं, ठीक है। प्रो से प्रोफेसर, प्रो से प्रगतिशील, याद रखना। गोदान का जो प्रगतिशील पात्र है, प्रगतिशील विचारों का पात्र है, वो प्रोफेसर मेहता है साहब हैं। और गोदान का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब 1936, गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936। कैसे याद करेंगे? 36 जब आपका छायावाद समाप्त हो रहा था तो गोदान का प्रकाशन हो गया था। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का जो है वो पात्र सूरदास है, रंगभूमि उपन्यास का। और भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? ये चित्रलेखा है। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा में लास्ट में यही कहते हैं, जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। जो हमारी दृष्टि से पाप है वही आपकी दृष्टि से पुण्य है, और आपकी दृष्टि से जो पुण्य है हो सकता है वो हमारी दृष्टि से पाप भी हो सकता है। तो इस दुनिया में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, ये केवल मानसिकताएं हैं लोगों की। जो बुरे कर्म करता है उन्हें वे कर्म अच्छे लगते हैं, जो अच्छे कर्म करता है उन्हें वे कर्म अच्छे लगते हैं। अब अच्छे कर्म करने वालों को बुरे कर्म अच्छे लगते हैं, और बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करने वालों को जो बुरे कर्म हैं वो बुरे लगते हैं। और जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनको ये बुरे लगते हैं कि आप अच्छे कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी मेंटेलिटी है। मान लो कोई मांसाहारी है तो उसे मांस से घृणा नहीं है, और हम मांसाहारी नहीं है तो हमें मांस से घृणा है। तो वही अंत में उसमें बताया गया, एक लाइन ये भी लिखी गई कि पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हमारी दृष्टि से पाप हो सकता है वही आपकी दृष्टि से पुण्य हो सकता है। इस दुनिया में जो जैसा करता है उसी अनुरूप वो चीज़ों को समझता है। तो चित्रलेखा में ही पाप पुण्य की व्याख्या की है। और चित्रलेखा का अगर सारांश आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है, देख लीजिएगा। निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित होते हैं? तो ये सियाराम शरण गुप्त जो हैं, इन्होंने बापू मृणमयी वगैरह लिखा था। तो सियाराम शरण गुप्त जो हैं गांधीवादी दर्शन पर आधारित उपन्यास जो थे वह सियाराम शरण गुप्त के थे। तो 328 का पहला सही हो गया। फिर चलते हैं, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? कि मतलब मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का प्रारंभ किया, ये कौन थे? जैनेन्द्र कुमार ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की
पाजेब इनकी एक कहानी पढ़िएगा तो मनोवैज्ञानिक कहानी है बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक बालक की मानसिकता को दर्शाया गया है कि एक बालक किस प्रकार धमकाए जाने पर वह अपना मनोविज्ञान चेंज कर लेता है और चोर ना होते हुए भी चोर बन लेता है। तो पाजेब इनकी कहानी बहुत अच्छी है जैनेंद्र की, तो पाजेब एक बार जरूर पढ़िएगा। और यशपाल की पर्दा कहानी मेरी इच्छा है कि आप जरूर पढ़ें। मृणाल जैनेंद्र की किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल तो त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, जयवर्धन। तो यहाँ पर त्यागपत्र की ही पात्र है मृणाल, ठीक है, त्यागपत्र की पात्र है मृणाल। और फिर है प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित उपन्यास का परिष्कृत रूप था? यानी पहले जो उपन्यास जो प्रतिज्ञा है उसका पहले कुछ और नाम था, ठीक है, पहले कुछ और प्रकार का था, यानी पूर्व लिखित उपन्यास का जो परिष्कृत रूप बना उसका क्या नाम था? प्रतिज्ञा का ही एक परिष्कृत रूप और तैयार हुआ, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, ठीक है। जो प्रतिज्ञा थी उसी को प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम दिया गया। हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास किसने किया था? कि पहले जो कथाएं चलती थी, तोता मैना की कहानियां थीं, रानी सारंधा की कहानी थी, हैं वो तमाम परिचित लीलाएं वगैरह लोगों के मन में थी, मुंह में थी, जबान में थी, लोगों को सुनाते थे, तो मनोरंजन का केवल साधन थी कहानियां। लेकिन इसके बाद जीवन के साथ जोड़ने का जो प्रथमतः प्रयास किया वे कौन से साहित्यकार थे? नाम था मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय, नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य? एकदम गोदान। ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहलाने वाला है गोदान। गोदान। 334वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना यानी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA, प्रलेस कह सकते हैं, प्रलेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 में। जब उधर गोदान प्रकाशित हुआ तो 1936 में प्रेमचंद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। और निम्न में से किस पत्र का, और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, निम्न में से किस पत्र में पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी? ठीक है, तो इसमें केवल आप चांद लगा दीजिए, चांद, ठीक है। चांद में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक। फिर देखिएगा, हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को जाता है? ठीक है, दैनिक निकलने लगा था, तो वो कौन सा था ये बताना है आपको। तो ये है आपका भारत मित्र, ठीक है। भारत मित्र जो पत्र था वो दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात किया था भारत मित्र ने। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी समझा जाता था? हाँ, ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में कौन सा पत्र अग्रणी था? ये स्वतंत्र नाम का एक पत्र निकलता था। क्या लिखूं निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, आज भी यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है ये निबंध। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं। इनमें से कुछ कहानीकार ऐसे हैं जो प्रेमचंद के समकालीन थे। जयशंकर प्रसाद, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री और सुदर्शन। इनमें से ऐसे कौन कहानीकार हैं जो प्रेमचंद के समकालीन नहीं थे? यहां पर सही हो जाएगा, देखिए, जयशंकर प्रसाद थे, चतुरसेन शास्त्री थे, सुदर्शन थे। लेकिन यशपाल जो हैं ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यशपाल, ठीक है। आपका जो सही जवाब है वो यशपाल हो जाएगा। कहानीकार नहीं है प्रेमचंद के समकालीन यानी प्रेमचंद युग के, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार कौन माने जाते हैं? तो ये आपके हैं सुदर्शन। बिल्कुल प्रेमचंद की परंपरा के ही कहानीकार थे, वैसे ही लिखते थे। मधुआ कहानी के लेखक कौन हैं?
ठीक है। मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर मछुआ लिख गया है, मधुआ कहानी है, ठीक है। मधुआ, गुंडा, चूड़ी वाली, ये सब कहानी जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर है, सौत है, ईश्वरीय न्याय है या फिर बलिदान है? तो इसमें जो सही जवाब है वो सौत है, ठीक है। कुछ लोग प्रेमचंद को भी पंच परमेश्वर को भी मानते हैं, लेकिन शुरुआती कहानी अगर मानी जाए तो प्रेमचंद की सौत कहानी है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1916 में प्रकाशित हुई थी पंच परमेश्वर। इससे पहले सौत प्रकाशित हो चुकी थी। सौत कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915। यानी 1915 में जब सौत थी तो पहली कहानी पंच परमेश्वर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 1915 में सौत थी और 1916 में पंच परमेश्वर का प्रकाशन हुआ। लेकिन कुछ लोगों का अपना अलग नज़रिया है तो वो अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो सौत कहानी 1915। झबरा कुत्ता जो है वो प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो पूस की रात, ठीक है। पूस की रात में झबरा नाम का एक कुत्ता है जो किसान के साथ रहता है, रात में उन्हीं के साथ रखवाली करता है। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? अंतिम कहानी प्रेमचंद की है क्या? कफन। कफन, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के पात्र हैं। निम्नलिखित कहानियों के लेखकों का नाम बताना है। दामुल का कैदी, बहुत अच्छी कहानी है दामुल का कैदी, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद हैं। और पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान कहानी किसकी है? यशपाल की कहानी है। यशपाल की कहानी है पिंजरे की उड़ान। सतमी के बच्चे राहुल सांस्कृत्यायन की कहानी है। और फिर जुदाई की एक शाम का गीत, बहुत अच्छा प्रश्न ये है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जुदाई की एक शाम का गीत ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। यशपाल की कहानी कौन सी है? यशपाल की कहानी कौन सी है? मकरील यशपाल की कहानी है। और उपेंद्र नाथ अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का उपनाम अश्क है। अंतःपुर का आरंभ कहानी के रचनाकार कौन हैं? अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास। अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका है? आत्माराम कहानी प्रेमचंद की है जिसमें एक पशु भी है। उस पात्र के साथ उस पशु या पक्षी का नाम बताना है, किसकी भूमिका वहाँ पर है। तो ये आपका तोता है। आत्माराम आप कहानी पढ़ेंगे तो आत्माराम में एक बूढ़ा तोते को लिए रहता है हाथ में, तो तोता कहानी जो है प्रेमचंद की, आत्माराम तोता पात्र भी, मतलब उसमें भूमिका भी है तोता की। मैकू कहानी का लेखक कौन है? मैकू कहानी के लेखक कौन हैं? मैकू, तो मैकू कहानी है तो प्रेमचंद होंगे, क्योंकि ऐसे ही नाम पूर्व में हुआ करते थे। प्रेमचंद ने किस प्रकार की कहानियां ना के बराबर लिखी हैं? देखो, सामाजिक कहानियां लिखी हैं, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक। इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें प्रेमचंद ने बहुत मामूली ना के बराबर कहानी लिखी हैं? तो आपका ये ऐतिहासिक कहानियां बहुत ना के बराबर लिखी हैं। निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है, ठीक है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और यशपाल। तो यहां पर अभी शुरुआत में ही हमने आपको यशपाल बताया था। प्रेमचंद युगीन यशपाल नहीं है, सुदर्शन, प्रसाद और कौशिक हैं। अब यहाँ पर 359 में एक कथन दिया है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, सहन, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा कथन है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कथन के वक्ता हैं। द्विवेदी जी कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार,
भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचयदाता आपको नहीं मिल सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। साहित्य के संदर्भ में यह किसका कथन है? बहुत अच्छे कथन है, यहां ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। शुक्ल के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विकास होता है, इसे ध्यान रखिएगा। मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक कौन है? मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी हैं। मनुष्यानंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और हार की जीत तो सुदर्शन, तो आप जानते हैं हार की जीत बाबा भारती वाली है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार, कबीर के बाद हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार कोई हैं तो प्रेमचंद हैं। ये कथन किसका है? आखिर किसने माना है? तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। किसको कहा? प्रेमचंद को। मोटेराम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? मोटेराम शास्त्री प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक कहानियों में से एक है। और प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना है? और ये है ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। फिर देखिएगा, गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी जयशंकर प्रसाद की है। और जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा फांसी। ठीक है, और फिर देखिएगा, अश्क जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? उपेंद्र नाथ अश्क का पहला कहानी संग्रह। जैनेन्द्र का तो फांसी हो गया, और अश्क जी का बताना है पहला कहानी संग्रह, तो ये आपका हो जाएगा जुदाई की शाम का गीत। जुदाई की शाम का गीत अश्क जी का पहला कहानी संग्रह है। फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? फांसी 1929 में फांसी प्रकाशित हुआ था। डाची कहानी के लेखक कौन हैं? डाची कहानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अंकुर डाची नाम की कहानी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो समालोचक नाम का पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। फिर है, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1920, 35, 34 या फिर 40 में? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा, जिसमें पाप और पुण्य को बताया गया है, पाप और पुण्य का वर्णन है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है 1934, 1934 में चित्रलेखा उपन्यास प्रकाशित हुई थी। और ये भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। चित्रलेखा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? आप चित्रलेखा उपन्यास की बात हो रही थी, लेकिन चित्रलेखा काव्य संग्रह की बात अगर करेंगे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। और चित्रलेखा आपकी जो जायसी जी हैं उनकी भी रचना है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो ये आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? प्रेमचंद का है। सप्त सरोज किसका है? प्रेमचंद का है। बच्चन की मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी मधुशाला कब प्रकाशित हुई थी? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, शाला बाला हाला। ठीक है, और 375 प्रश्न है कि मधुशाला कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1935 में मधुशाला प्रकाशित हुई थी। मधुशाला क्या है? तो मधुशाला एक काव्य है। मधुशाला क्या है? मधुशाला काव्य है। दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है? रेणुका क्या है? रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, ये क्या है? रेणुका। दिनकर की जो रेणुका है वो है क्या? तो रेणुका भी एक काव्य है। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें
किसका एकांकी संग्रह है? पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अज्ञेय का काव्य संग्रह भग्नदूत, भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? अज्ञेय का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है, ये आपको बताना है। बीमार का इलाज। बीमार का इलाज किसने लिखा? उदय शंकर भट्ट ने लिखा था। फिर है शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? शुद्ध कविता की खोज निबंध है। शुद्ध कविता की खोज क्या है? निबंध है। टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है? टूटते परिवेश के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिओ जी के किस काव्य संग्रह में है? स्वर्ग की कल्पना। ये आपका पारिजात में है। स्वर्ग की कल्पना पारिजात काव्य संग्रह हरिओ जी का है। इसी पारिजात में स्वर्ग की कल्पना नाम की एक कविता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और पंच परमेश्वर नाम का कहानी संग्रह जो है मुंशी प्रेमचंद जी का, इसी कहानी संग्रह में नमक का दारोगा भी है। ठीक है। कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? अब जयशंकर प्रसाद तो है लिखा, लेकिन वो केवल कामायनी है। कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन हैं, ये बताना है आपको। विजयेंद्र जी हैं। विजयेंद्र नाम के जो लेखक हैं उन्होंने कामायनी दर्शन लिखा है, विजयेंद्र ने। और साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? साकेत महाकाव्य की भाषा क्या है, ये आपको बताना है। तो साकेत खड़ी बोली में लिखा गया। उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? उग्र, उग्र मतलब पांडे बेचन शर्मा। उग्र का कौन सा है? तो ये चिनगारियाँ इन्होंने लिखा था। वो कहानी संग्रह जो चिनगारियाँ था, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का जब्त कर लिया गया था। पनघट कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? पनघट कहानी संग्रह सुदर्शन का है। और दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी हो, दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी, ये कहानी के रचनाकार कौन हैं? दुखवा कासे कहूँ मोरी सजनी, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके हैं चतुरसेन शास्त्री। सुमाता नाम की कहानी, सुमाता नाम प्रसिद्ध प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? सुमाता, सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, ये आपको बताना है। सुमाता, सुमाता आपका जो कहानी है सुमाता, वो देवव्रत, ठीक है, देवव्रत। सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो देवव्रत की पात्र है। ठीक। और जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। ग्राम क्या है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। कौन है? कौन सी है? सालवती। इरावती प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास, इरावती जयशंकर प्रसाद की अंतिम उपन्यास है, तो सालवती अंतिम कहानी है। फिर है मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका, मधुलिका बहुत अच्छा, पुरस्कार कहानी इसकी पात्र है मधुलिका। कई बार कंपटीशन में ये पूछा गया है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? अलग्योझा, कफन, कजाकी, नशा। तो ये कफन कहानी जो है ये अंतिम कहानी है प्रेमचंद की। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्र में छपी थी? ग्राम कहानी किस पत्र में छपी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका में ग्राम कहानी 1911 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार कौन है? हिंदी गल्प कला का विकास के निबंधकार कौन हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर देखिएगा, कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है। ये कथन ध्यान दीजिएगा, कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या न माने। प्रसाद, कौशिक, जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हम कुछ कहना नहीं है, हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। पाश्चात्य कहानी साहित्य से
हिंदी कहानी की तुलना के संदर्भ में कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। किसका? प्रेमचंद का कथन है कि कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वह इसे माने या ना माने। पाश्चात्य यानी जो वेस्टर्न लेखक हैं वो प्रेमचंद उनसे तुलना करते हुए कह रहे हैं कि कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज है नहीं, चाहे वह इसको माने या ना माने। प्रसाद, कौशिक, जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार को टक्कर मार सकती हैं। ये प्रेमचंद का कथन है। तावान किसकी कहानी है? तो तावान ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है। तावान है, ठाकुर का कुआं है, दो बैलों की कथा है, हीरा मोती बैल थे ना, तो ये प्रेमचंद की कहानी है। और रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? रक्षाबंधन कहानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है। और फिर 400वां प्रश्न है, जैनेन्द्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? एक हत्या कहानी है जिसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में हत्या कहानी प्रकाशित हुई थी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है पहला, जहां से आपको स्टडी मटेरियल, तमाम कथा, जो तमाम PDF हैं, हमारे चैनल के तमाम नोट्स हैं, सब कुछ निःशुल्क है। आप पहली लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।